आज का ये टॉपिक मैं ये मान के स्टार्ट कर रहा हूं कि आपने बोर मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और बोर मॉडल का रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला और उसके पोस्टुलेट आपको अच्छे से याद है। आज का आपका टॉपिक है बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, पूरी तरीके से बोर मॉडल पे बेस्ड है। आप ये सोच रहे होंगे कि बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या है। वास्तव में 90s के टाइम में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब आपने इस यूनिट में पढ़ा, उसके बाद से एक चीज ये क्लियर हो गई थी कि एक नया ब्रांच ऑफ द फिजिक्स डेवलप हो गया है जिसका मेजरमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स से बेहतर है। मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करना है तो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट ज्यादा बेहतर होते हैं कंपैरिजन टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। इसका मतलब यह हुआ कि ये क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स अलग अलग हैं। तो बोर मॉडल के हिसाब से बोर का यह कहना था कि अगर आप हायर क्वांटम नंबर की बात करें ना, तो क्लासिकल का जो कैलकुलेशन होता है वो क्वांटम के कैलकुलेशन के इक्वल आता है। कब? अगर क्वांटम नंबर हाई हो तो। यही है आपका बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या लिखे इसका। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है, मुख्य क्वांटम संख्या n के अधिकतम मानों के लिए क्वांटम यांत्रिकी की गणना चिरसम्मत यांत्रिकी के समान होता है। इस चिरसम्मत को ही क्लासिकल कहते हैं। ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, द कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज सिमिलर टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। दोनों एक जैसे होते हैं। पहले हम लोग क्लासिकल बात करते हैं। क्लासिकल मतलब आपके बोर्स पोस्टुलेट का 1 और 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिखिए यहां कि बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट से हम जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, mvr इक्वल टू nh/2π। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी क्रम में अब मैं कहता हूं सेकेंड वाला पोस्टुलेट भी ले लीजिए आप। सेकेंड पोस्टुलेट में आपने क्या कहा था, अभिकेंद्र बल जो होता है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। यहां से एक काम करते हैं, इस r को अगर मैं इस r के साथ कैंसिल करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इस r के लिए एक रिलेशन निकल के आएगा। क्या निकल के आया, देखिए mv² की जो वैल्यू है वो मिल गया आपको mv² इक्वल टू E²/4πε0 r। इसके बाद r की वैल्यू निकालें अगर, तो ये 4πε0 इधर आया। r को इधर ले चलते हैं, r को ले चलिए इधर और mv² को इधर ले आइए। तो अगर ऐसा कर लेते हैं आप, तो इस स्थिति में आपके पास आएगा ये क्या, r इक्वल टू E²/4πε0 mv²। यहां से इस फॉर्मूले को सॉल्व करके मैंने r पता कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब आप इस 2 इक्वेशन से r की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अभी क्लासिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं आप। ठीक है, चलिए क्या मिला, अगर r की वैल्यू को इक्वेशन 1 पे रख दें तो आपको मिलेगा mv, r की वैल्यू कितना, E²/4πε0 mv² रख दिया इक्वल टू nh/2π। कहां रखा, यहां mv, r की वैल्यू इक्वल टू nh/2π, ये आया। यहां अगर इसको सिंपल करें तो ये वाला m इस वाले m के साथ कैंसिल हुआ और ये वाला v इस वाले v के साथ कैंसिल हो गया और ये वाला पाई इस वाले पाई के साथ कैंसिल हुआ और ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, क्या बचेगा, E²/4πε0 v, ये वाला v, और 4π को भी तो हटा दो, 4π को भी हटा दो, तो क्या बचा, देखिए यहां आ गया आपके पास ये 2 कट गया, इसके साथ ये 2 और ये पाई कट गया, तो ये पाई यहां भी मैंने कटा दिया था इसको। तो क्या बचेगा, देखिए अगर आपको v निकालना है तो nh को इधर लाइए, v को ट्रांसफर करके इधर ले चलिए, nh को यहां ले आइए, तो क्या आएगा, v की वैल्यू E²/2ε0 nh। कहां से निकला, बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकेंड पोस्टुलेट को सॉल्व करने से v की वैल्यू यानी कि इक्वेशन नंबर 3 बन गया। यहां तक नोट कर लीजिए आप। आगे गए तो इसी कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर
r रेडियस के ऑर्बिट में v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति न्यू, ध्यान रखिए ये v नहीं है, ये न्यू है। ये कितना होगा? 1/t के इक्वल होगा। 1/t मतलब टाइम पीरियड है, एक रिवोल्यूशन करने में लगा समय। तो अगर इलेक्ट्रॉन r रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी दूरी चलेगा? 2πr। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो t की वैल्यू कितनी? तो 2πr/v है ना, दूरी बटे वेग बराबर समय। तो उसके हिसाब से ये t निकालें। t क्या है आपका? आवर्तकाल है। t आवर्तकाल है तो आवर्तकाल के लिए कितना निकलेगा? t = 2πr/v, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है? बोले v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। कितने टाइम में? t टाइम में। कितना दूर? बोले 2πr। इस फॉर्मूले से आपने क्या पता करवा लिया है? t की वैल्यू। आपको मिल गया ये t की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5। इस 5 से t की वैल्यू इसमें रख दीजिए। कंफ्यूज नहीं होइएगा, t और v में यही कुछ लाइन है, उसके बाद ये v का टर्म ही खत्म हो जाएगा। ये आपका न्यू है फ्रीक्वेंसी और ये है v। तो क्या आया? न्यू = 1/2πr/v, और इसको अगर 1 है तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये क्या बचेगा? न्यू = ध्यान रखिएगा न्यू है ये, न्यू = v/2πr। अब इस इक्वेशन में v की वैल्यू रख देंगे और r की वैल्यू आपने बोर्स के पोस्टुलेट में निकाला है। ऑर्बिटल की त्रिज्या कितना निकाला है? बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आप अगर बोर्स रेडियस की बात करें तो कितना निकाले थे आप? इसको आपने निकाला है n² h² 4πε0 डिवाइडेड बाई 4π² me²। एक काम कीजिए, इस इक्वेशन नंबर 6 में v की वैल्यू और r की वैल्यू रख दीजिए। तो अगर ये दोनों वैल्यू इस पे रख दें तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? आपका इक्वेशन बनाइए, v = e²/2ε0 nh डिवाइडेड बाई 2π n² h² 4π² me²। इसमें क्या हो रहा है? ये वाला जो पाई होगा इस π² के साथ कैंसिल हुआ। अब बचा कितना? यहां बचा यहां 4π, तो ये वाला 4π इस वाले 4π को उड़ा दिया। ठीक, क्या बचा यहां? यहां बच रहा है 2n² h² ε0 बाई me²। अब ये पूरा नंबर डिवाइडेड बाई ये नंबर है, तो ये ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा। मतलब e²/2ε0 nh ये लिख दिया v की वैल्यू वाला। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला मतलब कितना? नीचे वाला मतलब me² ऊपर चला गया। नीचे क्या बचा? 2n² h² ε0 ये बचा। ठीक है, इसको अगर सिंपल करें, कैलकुलेट कर दें इसको, तो न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना निकल के आया? m e² और e² का e⁴, और यहाँ ये 2 और ये वाला 2 मिलके हो गए 4, यहाँ का n और यहाँ का n² n³, यहाँ h और यहाँ h² h³, और यहाँ ε0 और ε0 मिलके बन गया ε0 का स्क्वायर। ये निकला आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, m⁴/4 n³ h³ ε0²। इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, इसी इक्वेशन पे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2c को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मतलब 2c को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ये अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करें? देखिए, मैं क्या कहता हूं, m⁴, ध्यान दीजिए यहां पे जहां पेन है मेरा, m⁴ डिवाइडेड बाई 2 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे? 8c h³ ε0²। तो इधर क्या बचेगा? ये 2c, ये बचा 2c, और यहां नीचे लिखना पड़ेगा आपको n³, ये n³।
तो आपका ये इक्वेशन का फॉर्म ये हुआ। इसके बारे में तो आप जानते हैं, ये RH है, रिंडबर्ग कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू कितना, V इक्वल टू कितना, रिंडबर्ग कांस्टेंट है कि नहीं है, m⁴ 8CH³ बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखिए, RH की वैल्यू आपने वहां कितना लिखा है, 2 पाई स्क्वायर m⁴ डिवाइडेड बाई CH स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। स्क्वायर था कि क्यूब था, क्यूब था वो, है ना। सॉल्व करके देख लीजिए, आपको यही मिलेगा यहां। इसको अगर सॉल्व करें आप तो ये पाई स्क्वायर इस पाई स्क्वायर से, और ये 2 और ये 8, ये लीजिए, ठीक है, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर था, इसलिए क्या बचा, m⁴ डिवाइडेड बाई 8CH³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, ये h³ करिएगा इसको, यहां RH रख दीजिए। तो यहां फ्रीक्वेंसी कितना निकाला आपने क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से, RH2C/n³। ये है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपके उस इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी जो न्यूक्लियस के अराउंड r रेडियस के ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है फॉर द हायर क्वांटम नंबर n। ठीक, अब हम चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दिखाते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते हैं वाली बात करते हैं। ठीक, इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है वेव नंबर की इक्वल टू RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसको आप जानते हैं। यहां से n1 की वैल्यू को, इस n1 की वैल्यू को मैं n कहता हूं और n2 की वैल्यू को मान लेते हैं ये n+1 है। दो अलग अलग ऑर्बिट लेना पड़ेगा ना, इसलिए तो एक को लिया आपने n और एक को ले लिया है n+1, और इस इक्वेशन पे इन वैल्यू को रखते हैं। कितना बनेगा, 1/λ RH 1/n², n1 की जगह n रखेंगे, माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो ये एलसीएम हो गया, इसको इसका लघुत्तम समापवर्त तक ले लीजिए। ठीक, उसके लिए क्या किया हमने, इस इक्वेशन पे c को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर c को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, c/λ, इधर c को दे दिया तो RH इंटू सी हो गया, और यहां एलसीएम कितना का, n² n+1 का स्क्वायर का एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा जी, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहां से c/λ मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, तरंग की चाल बट्टे तरंग दैर्ध्य बराबर आवृत्ति है ना, स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सो स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी RH इंटू सी, n+1 का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस n² डिवाइडेड बाई n² प्लस n+1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस में है। ठीक है, ठीक है, क्या बचा, आपके पास आया RH(c) 2n+1 n² n+1 का होल स्क्वायर। यहां जैसा कि स्टेटमेंट के हिसाब से हमने कहा, स्टेटमेंट के हिसाब से आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि हायर नंबर क्वांटम नंबर यानी कि n इज ग्रेटर देन 1 लेना है, तो ये 2n+1, तो 1 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इस 2n+1 की जगह क्या लिखेंगे आप, 2n, यहां n² का n² और n+1 n को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सॉरी 1 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं n के रेस्पेक्ट में, तो यहां कितना हो जाएगा, n+1 की जगह n आएगा। ठीक, क्या बचा, RH(c) 2n/n⁴, 2n/n⁴, तो एक ठो n से कैंसिल हुआ, कितना आएगा, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कैलकुलेशन जो आपने किया है वो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स वाले कैलकुलेटर के जैसा है, लेकिन ये हो तो, ठीक है, यही है बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ठीक, एक चीज तो स्पष्ट हुआ कि अगर बोर मॉडल आपने पढ़ लिया है तो ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल इतना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।